हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन पूरक आहार सप्लीमेंट्री फूड जो बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी तक अपन ने ऊर्जा की पूर्ति हेतु मतलब फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी ये सब कुछ पढ़ा है। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि पूरक आहार जो होता है माँ के दूध के छुड़वाने के बाद उसमें किन किन पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो अब इस समय बच्चे का वृद्धि और विकास हो रहा है। तो अपन ने आयोडीन तक तो पढ़ लिया था, और आयोडीन के बाद के अंदर अपना अब आ रहा है विटामिन ए है। तो विटामिन ए जो होता है वो पपीता, आम, गाजर, टमाटर, कद्दू, अंडा, मक्खन, दूध, कॉड लिवर ऑयल आदि अन्य भोज्य पदार्थों में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, चना साग, सहजन की पत्तियां आदि में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो ये जो विटामिन ए है ये मैंने पहले भी बताया था कि किस काम आता है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने अपने शोधों एवं अध्ययनों से ये उजागर किया है कि अविकसित और विकासशील राष्ट्रों के बालकों में विटामिन ए की कमी होती है। अब क्यों कमी होती है? क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर कम होती है, इस कारण वे जल्दी ही बीमार हो जाते हैं। ये मतलब जिनमें विटामिन ए की कमी होती है, ये चाहे विकसित हो चाहे विकासशील देश हो। श्वसन रोग, दस्त, चेचक जैसे स्मॉल पॉक्स, छोटी चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, ये सब स्थितियाँ उसमें आती रहती हैं। बीटॉट स्पॉट्स, रतौंधी, कैरेटोमलेशिया, क्योंकि ये आँखों से बहुत प्रभावित होता है। विटामिन ए आँखों के लिए अत्यंत मतलब आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी को रोकने और उसके उपचार के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जिसे नेशनल ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, मतलब क्योंकि विटामिन ए जो आँखों की रोशनी के लिए, आँखों की एक तरह से खुराक होता है, वो आँखों को स्वस्थ रखता है। और उसमें क्या होता है कि जो जब देखा गया कि भारत के अंदर ये विटामिन ए की कमी आती जा रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये अंधता निवारण जो प्रोग्राम चलाया, इसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। दूसरी खुराक 6 माह के बाद दी जाती है। कुछ 5-6 खुराकें दी जाती है। विटामिन ए घोल के रूप में पिलाया जाता है। विटामिन ए सभी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध होता है। जैसे कि वही अपने इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन में कई तरह के टीके लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे पोलियो की दवा पिलाई जाती है, उस तरह से आजकल विटामिन ए की भी चल गई है। अब विटामिन डी के बारे में अपन पढ़ते हैं। विटामिन डी वैसे तो महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सभी का अपने अपना रोल है, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ विटामिन डी सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है सुबह 8-9 बजे तक की, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। अगर डायरेक्ट आप देखा होगा विदेशों में कि लोग धूप सेकने के लिए बीचेस वगैरह पर, क्योंकि उनको विटामिन डी बहुत मिलता है। शिशु के शारीरिक विकास में विटामिन डी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसे किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। विटामिन डी का दूसरा नाम अस्थि विकृति नाशक विटामिन, एंटी रैकेटिक विटामिन, मतलब कि जो अस्थि को विकृत करता है। मतलब आप देखिए कि विटामिन डी की कितनी आवश्यकता होती है कि जो अस्थि को भी विकृत कर देता है। मैंने बोलैक्स के बारे में आपको पढ़ाया था। विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। अस्थियों के निर्माण, दांतों की मजबूती के लिए विटामिन डी का होना अनिवार्य है। आहार द्वारा ग्रहण किया गया कैल्शियम तथा फास्फोरस तथा अवशोषण विटामिन डी की ही उपस्थिति में होता है। मतलब जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, अगर वो अपन ने ले लिया और विटामिन डी नहीं लिया, तो वो हमारे शरीर के अंदर से ऐसे के से बाहर निकल जाएगा और उसका अवशोषण शरीर में नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके साथ के अंदर विटामिन डी की भी आवश्यकता उतनी ही होती है, क्योंकि विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम फास्फोरस का जमाव ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। परिणामतः अस्थियां कमज़ोर होने लगती हैं। विटामिन डी की कमी से शिशुओं में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बहुत ही भयंकर रोग होता है। यह रोग विशेषकर 6 महीने से 18 माह तक के शिशुओं में अधिक होता है। इस रोग में विटामिन डी, कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है, और ये कमी होने के कारण क्या होता है
कि कमी होने के कारण ही जो दिक्कत आती है वो बहुत ही भयंकर दिक्कत आती है कि बच्चों की जो अस्थि विकृति हो जाती है। घर के अस्वास्थ्यकर वातावरण में पलने बढ़ने वाले बालकों में ये रोग अधिक देखने को मिलता है। तंग तथा सिली भरी मकान में पर्याप्त सूर्य की रोशनी, मैंने बताया ना कि धूप की रोशनी में बहुत होता है, सुबह सुबह की नहीं पहुंच पाती है, अतः छोटे शिशुओं एवं बालकों को रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स के क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि इस बालक को रिकेट्स हो गया? क्योंकि उसमें अस्थि विकृति ज़्यादा होती है, तभी तो इसका नाम दिया है जैसे कहते हैं अस्थि विकृति नाशक विटामिन, कि अस्थि को विकृत होने से बचाने वाला विटामिन। तो शिशु की खोपड़ी, जो ऊपर का स्कल वाला भाग होता है, अग्रभाग देरी से बढ़ता है। जो ऊपर का जो भाग होता है, जो मैंने पहले बताया था कि वो बढ़ता है। खोपड़ी की हड्डियां कोमल हो जाना, अस्थियां विकृत होना, बड़ी चपटी तथा चौकोर हो जाना, ललाट की अस्थि बिगड़कर सामने की ओर अधिक उभर जाती है, अस्थियां कोमल हो जाती हैं, जिसे ग्रीन स्टिक बोन्स कहते हैं या कार्टिलेज भी कहते हैं। लंबी अस्थि के सिरे बढ़ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी की अस्थियां कोमल होकर लचक जाती हैं। कुबड़, जैसे कुबड़ वाला होता है ना, जो कि पीठ निकल जाती है पीछे, वो निकल आता है। कभी कभी रीढ़ की हड्डियाँ एक तरफ मुड़ जाती हैं, वो व्यक्ति फिर काम नहीं कर सकता। पैर बोव लेग्स के जैसे लिखते हैं, जैसे धनुष के आकार के हो जाते हैं। छाती की अस्थियाँ, जो कि स्टर्नम होता है ना, जो रिब्स को जोड़ता है, वो बीच वाला जो पोर्शन है, आप अपने बीच में हाथ लगा के देखिएगा, उस अस्थि को स्टर्नम कहते हैं, वो उभर जाती है तथा एक और कुछ गड्ढा होसा हो जाता है, जिसमें छाती से में विकृत उत्पन्न हो जाती है। इससे बालक की छाती कबूतर की छाती की तरह, जिसे कहते हैं ना पिजन चेस्ट की तरह दिखने लगता है। मांस जो उभरी हुई होती है, जैसे पिजन का जो होता है नीचे का भाग ऐसे बाहर की तरफ गुब्बारे की तरह होता है, वैसे मांसपेशियों का विकास रुक जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है। तो ये सब रिकेट्स के लक्षण हैं, जो कि तुरंत उसको पोषक तत्वों के द्वारा, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, विटामिन डी के द्वारा उनको देना चाहिए, धूप की रोशनी में उनको बिठाना चाहिए। तो ये तो उनके लक्षण हैं। लेकिन अगर रिकेट्स से बचाव के उपाय क्या हैं? रिकेट्स से बचाव के उपाय हैं कि बालकों को पर्याप्त मात्रा में दूध एवं दूध से बने पूरक पदार्थ रूप में दिए जाने चाहिए। कॉड लिवर ऑयल देना चाहिए। बालकों को सरसों के तेल या जैतून के तेल से मालिश करके थोड़ी देर तक 1-2 घंटे तक धूप में लिटाना चाहिए। कई माताएं सोचती हैं कि धूप में लिटाने से शिशु का रंग काला हो जाएगा, परंतु ऐसा सोचना गलत है, बहुत ही गलत है। जब मेरे बच्चे हुए थे तो मेरी मम्मी सुबह सुबह की धूप में मेरे बच्चों को ज़रूर सुलाती थी। उससे एक तो जॉइंटिस भी होने के चांसेस कम रहते थे, क्योंकि विटामिन डी मिलता था, और एक हड्डियाँ भी मजबूत होती थी। डायरेक्ट विटामिन डी प्रकृति से ही मिल जाता है, जो कि धूप के रूप में होता है। और लेकिन वो, जैसे आप सोचें कि दोपहर की धूप में, इसमें वो सुबह की धूप में ज़्यादा होता है, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। बालक को सुबह की हल्की धूप में लिटाने से हड्डियां मजबूत बनेंगी। सूर्य की प्रातः किरणें विटामिन डी के उत्कृष्ट स्रोत है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी से युक्त आहार शिशु को खाने को दिया जाना चाहिए। बताया ही है कि शिशु विटामिन डी का में क्या क्या कौन कौन से पदार्थों में पाया जाता है। सामान्य रिकेट्स की दशा में विटामिन डी मुंह से प्रतिदिन 10 दिन तक दिया जाना चाहिए। 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी 1 माह तक नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। रोग में सुधार होने पर 400 स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से विटामिन डी भोजन के माध्यम से बालक को दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सब जो मैं बता रही हूँ वो ठीक है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको चिकित्सकीय राय के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सकीय राय के अनुसार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि उससे आपको पता भी लगता रहेगा। क्योंकि अपन लोगों को जो ये इंटरनेशनल यूनिट और ये है कितनी मात्रा देनी चाहिए, ये सब डॉक्टर ही बता सकते हैं। इसलिए बालकों को 4000 इंटरनेशनल यूनिट, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बालकों को 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अंतः मांसपेशी मतलब इंट्रामस्कुलरली द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके बाद 5 माह तक विटामिन डी नहीं दिया जाना चाहिए। विटामिन डी का जैसे हम लोग बड़े लोग भी लेते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि शुरू में लेना शुरू करें तो 1 सप्ताह में 1 लें, फिर दूसरे महीने में 15 दिन में लें, फिर 1 महीने में लें, फिर थोड़े दिन का गैप दे दें। ऐसे ही बालकों के लिए होता है। इससे बालक को तुरंत आराम मिलता है। विटामिन डी प्रकृति का उत्कृष्ट स्रोत है। क्या है मैं बताती हूँ। कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल,
यकृत का तेल, शार्क यकृत का तेल। शार्क एक तरह की मछली होती है, उसके जो लिवर होता है, उसके ऑयल जो होता है मार्केट में मिलता है, मेडिकल शॉप्स पे कैप्सूल्स के रूप में भी मिलता है। हेलीवट यकृत का तेल, इसके अलावा सार्डिन, सैल्मन, हैरिंग मछलियाँ, ये सब मछलियाँ होती है, मतलब क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो और आयोडीन ये समुद्री चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है और समुद्र के पास में उगी हुई सब्जियों में भी ज़्यादा पाया जाता है, तो इनमें विटामिन डी उपलब्ध होता है। संपूर्ण अंडा, अंडे की जर्दी में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। घी, मक्खन तथा दूध में विटामिन डी की कम ही मात्रा उपलब्ध रहती है, जैसे कि लोहे की नहीं रहती है। याद रहे, विटामिन डी जो जानतव स्रोत होते हैं पशुओं के द्वारा प्राप्त, उनमें ज़्यादा मिलता है। की रोशनी से सनलाइट कहते हैं, उसमें प्राप्ति स्रोत अच्छे हैं। सूर्य के प्रकाश में बालकों को थोड़ी देर के लिए अवश्य लिटाना चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और अभी आज अपन इतना पढ़ने के बाद में अभी मेरे को लग रहा है आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप करते रहिए। और अब जो विटामिन बी समूह जो आएगा, अभी तो विटामिन डी के बारे में पढ़ा है, अब विटामिन डी जैसे थायमिन है, विटामिन B1 के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इनको पढ़िए और याद करिए और ध्यान रखिए कि अब आपकी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना।